हेलो फ्रेंड्स, फन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर देखेंगे, न्यायपालिका। इस चैप्टर के आज हम शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यायपालिका की भूमिका अथवा कार्य के विषय में जानेंगे। तो पहला है विवादों का निपटारा। यह विवाद नागरिकों तथा सरकार के बीच एवं सरकार एवं केंद्र सरकार के बीच तथा केंद्र और राज्य के बीच विवादों को हल करने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। वहीं न्यायिक समीक्षा जुडिशियरी रिव्यू की बात करें तो विधायिका अथवा कार्यपालिका के द्वारा यदि कोई ऐसा कानून पारित किया जाता है जो संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका इस कानून को रद्द कर सकती है। वहीं कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। यदि देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह न्यायालय में जा सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है और अपनी याचिका दायर कर सकता है। वहीं आगे सर्वोच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई। इससे पहले यह फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 की भांति यह न्यायालय पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। 1958 में यह इमारत के रूप में परिवर्तित हुआ। आगे है उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई। उस समय 3 प्रेसिडेंसी शहर थे, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो यह 1966 में हुई तथा देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। वहीं राज्य के अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं तथा पंजाब और हरियाणा का संयुक्त हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है। वहीं 4 पूर्वोत्तर राज्य जो हैं असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि का हाई कोर्ट गुवाहाटी में है। 2019 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संयुक्त हाई कोर्ट थे, परंतु 2019 से इन्हें अलग अलग हाई कोर्ट हो गए हैं इनके। वहीं स्वतंत्र न्यायपालिका के विषय में जानेंगे। आखिर स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है? तो न्याय पर किसी अन्य का नियंत्रण न हो या पक्षपात न हो, इसे ही स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हो। यह व्यवस्था शक्तियों के बंटवारे के द्वारा की गई है। यह शक्तियों का बंटवारा 3 हिस्सों में किया गया है। जैसे विधायिका का कार्य है इसमें कानून बनाना, वहीं न्यायपालिका का कार्य कानून को लागू करना है। कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना है तथा न्यायपालिका का कार्य न्याय करना है। वहीं अदालत की संरचना की बात करें तो हमारे देश में 3 स्तर पर अदालतें हैं। सबसे पहले है अर्थात अदालत की शीर्षस्थ इकाई है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। वहीं फिर राज्य स्तर पर बात करें तो उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय है। आगे है जिला स्तर पर न्यायालय की बात करें तो जिला या अधीनस्थ अदालत जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। प्रत्येक राज्य जिले में बटा होता है। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। वहीं राज्य स्तर की बात करें तो राज्य में उच्च न्यायालय होता है। राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है यह तथा इसमें जज होता है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अन्य न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो कि नई दिल्ली में है। इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं जो 9 नवंबर 1922 से 10 नवंबर 2024 तक हैं। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं अधीनस्थ अदालत के अन्य नाम भी हैं। इनसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय तथा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आगे है कानून की शाखाएं। इसकी 2 शाखाएं हैं जैसे जिसमें है फौजदारी अदालत तथा दीवानी अदालत।
फौजदारी अदालत में चोरी, दहेज, हत्या आदि मामलों से संबंधित एफआईआर दर्ज कराई जाती है तथा दोषी व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। वहीं दीवानी अदालत या दीवानी कानून की बात करें तो इसमें ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित मामले होते हैं। न्यायालय में याचिका दी जाती है इनसे संबंधित तथा राहत की व्यवस्था की जाती है न्यायालय द्वारा। आगे है, क्या हर व्यक्ति कोर्ट जा सकता है? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका की व्यवस्था की गई है। तो 1980 के दशक में स्थापित की गई यह व्यवस्था तथा पीएन भगवती द्वारा इसमें प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का पूर्ण अधिकार है। वहीं जनहित याचिका ने ही सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम पत्र या तार भी जनहित याचिका माना जाता है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए सरकार ने राज्यों को मिड डे मील का आदेश दिया। आगे है, 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में फैसला लिया गया कि झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। आगे है, हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के विषय में जानेंगे तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही यह तय करती है कि वह आरोपी दोषी है अथवा नहीं है। संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। वहीं पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष वकील तथा न्यायाधीश ऐसे 4 अधिकारी होते हैं जो आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का पूर्ण अधिकार है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 20 कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता कोई बंदी नहीं बना सकता। आगे है, अनुच्छेद 49A के अनुसार ऐसे नागरिक को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है जो गरीबी की वजह से वकील नहीं रख सकते हैं। आगे है, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो पुलिस पहले अपने स्तर पर जांच करती है जिसे एफआईआर कहते हैं। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर पुलिस ने घूस खाकर किसी को जानबूझकर गिरफ्तार किया है तो संविधान में उसके लिए बचाव के प्रावधान भी किए गए हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार इसे निवारक निरोध अधिनियम भी कहते हैं। फौजदारी कानून में प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वहीं इनसे संबंधित कुछ अन्य नियम भी हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय कारण जानने का पूर्ण अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। वहीं पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर वे आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें। वहीं गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार अथवा यातना से बचने का भी अधिकार है। आरोपी से जबरदस्ती बयान नहीं दिलाया जा सकता है तथा 15 साल से कम उम्र के बालक अथवा किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक बार और देखते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि इससे पहले के चैप्टर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं।